हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज़ का कारवां हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम आपको क्लास 11-12 कि बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड विद लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आई होप आपको इस सीरीज पसंद आ रही होगी। अभी तक हमने क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के अंदर टोटल 6 चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, जिसके हमने चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। साथ के साथ हमने इसकी केस स्टडीज को भी डिस्कस किया है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक आपने वो प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और उन प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियोस को देखिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें। और इसी तरीके से अगर आपने चैप्टर नंबर 7 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के भी प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाके इसके प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, उसके नोट्स को बनाएं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं बच्चों तो वीडियोस को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालों को छोड़ सकते हैं, हम वहां पे आपको आपके सवालों के जवाब दे देंगे। तो चलिए बच्चों, हमने स्टार्ट किया था क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 7 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें फाइनेंस एक ऐसी चीज है बेटा जो बिजनेस को रन करने के काम में आती है। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको रन करने के लिए, उसको एक्शन में लेके आने के लिए आपके पास फाइनेंस की होना बहुत जरूरी है। तो वो क्या क्या सोर्सेस होते हैं, वो क्या क्या जरिए होते हैं जिससे बिजनेस की एक्टिविटीज की रन करने के लिए, बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हम फाइनेंस जनरेट कर पाए, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बिजनेस फाइनेंस को समझा ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, हमने समझा था लास्ट की क्लास में। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने समझा था। पीरियड में हमने लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म और शॉर्ट टर्म पढ़ा था। लॉन्ग टर्म वो फंड्स होते हैं जो 5 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए लिए जाते हैं। मिडिल टर्म वो होते हैं जो 1 साल से 5 साल के लिए लिए जाते हैं। और शॉर्ट टर्म वो होते हैं जो लेस देन 1 ईयर के लिए लिए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ओनर्स फंड के बारे में और बोरोड फंड्स के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। तो आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर समझ में आए होंगे। चलिए बेटा, हम टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को पढ़ लिया था। आज हमें बात करनी है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। बेसिकली इनमें से डायरेक्ट एग्जाम में सवाल बन जाता है कंपैरिजन को लेकर। तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं बेटा? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आर ए टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दैट गिव शेयर होल्डर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं बेटा जो शेयर होल्डर्स को ऑप्शन देते हैं कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को एक फिक्स्ड नंबर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को ये ऑप्शन देते हैं कि वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। इस फीचर से क्या होता है, इन्वेस्टर्स को ये बेनिफिट होता है कि वो पोटेंशियल एप्रिसिएशन के इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ के साथ वो जब तक कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तब तक वो डिविडेंड को क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। सेम इसका ऑपोजिट हो जाएगा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिन्हें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये शेयर होल्डर को एक फिक्स डिविडेंड तो प्रोवाइड करवाते ही करवाते हैं, बट इनके पास ये ऑफर या अधिकार नहीं होता है कि वो इसे कंपनी की इक्विटी में कन्वर्ट कर पाए। गेटिंग माय पॉइंट? हालांकि इससे एक स्टेडी इनकम जो है शेयर होल्डर के पास आती रहती है, बट कोई ओनरशिप और वोटिंग राइट्स कंपनी के अंदर शेयर होल्डर को इसके अंदर नहीं मिलते हैं। What are the merits of preference shares? प्रेफरेंस शेयर्स लेने के मेरिट्स क्या क्या होते हैं? सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। याद रखना बेटा, इसमें इन्वेस्टमेंट सेफ होता है कि उसमें आपको एक फिक्स्ड डिविडेंड मिल जाता है, एक रीजनेबल सेफ्टी ऑफ रिटर्न आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो इसमें जो प्रेफरेंस शेयर्स में हम पैसा खर्च करते हैं वो इन्वेस्टमेंट हमारा सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। फिक्स्ड डिविडेंड, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एक रीपेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट का इंश्योर है, आपको हर पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एक डिविडेंड फिक्स अमाउंट में लगातार मिलता ही रहेगा। थर्ड मेरिट इज इंटरफेरेंस। देयर इज नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर कोई इंटरफेरेंस आपका नहीं होता है इन फिक्स्ड डिविडेंड। दे आर यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर हु वांट फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। फिक्स्ड डिविडेंड उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं बेटा जो एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट के लिए चाहते हैं। क्लियर है बच्चों?
समझ गए बेटा। चलिए, व्हाट आर द लिमिटेशंस व्हेन देयर इज एडवांटेजेस, देयर इज डिसएडवांटेजेस टू, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। याद रखना इसमें लिमिटेड अपील होती है, ठीक है। ये डाइल्यूट करता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्लेम को, अनरिलायबल होता है, इसलिए इसमें आपको लो रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, और इसमें आप कोई टैक्स सेविंग नहीं कर सकते, मतलब इसके अंदर आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए अब हम बात करते हैं रिटर्न्ड अर्निंग। देखो रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग वो प्रॉफिट का पार्ट होता है जो आप रिजर्व में रखते हो ताकि आप फ्यूचर में यूज कर पाओ। इसे हम फैमिली टर्म्स में बोले तो इसे सेविंग बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग वो पार्ट होती है प्रॉफिट का बेटा जिसे आप रिजर्व में रख देते हो ताकि इन फ्यूचर में आप उसे यूज कर पाओ। रिटेन्ड अर्निंग के मेरिट्स क्या, डिपेंडेबल सोर्स है, मतलब कोई भी इमरजेंसी आएगी तो आप उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं। इकोनॉमिकल है, जाहिर सी बात है, मोर फ्रीडम आपको मिलती है क्योंकि आपके पास एक रिटेन्ड अर्निंग रखी हुई है, और आपके पास एबिलिटी आ जाती है कि अगर बिजनेस के अंदर कोई ऊंच नीच होती है तो आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, इससे क्या होता है, शेयर होल्डर्स के दिमाग में डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है। रिटेन्ड अर्निंग अनसर्टेन होती है, बहुत बार इसमें इग्नोर कर दिया जाता है हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, और ओवर कैपिटलाइजेशन का भी इसके अंदर डेंजर बना रहता है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय ए कंपनी। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी के जरिए इशू किया जाता है ताकि हम फंड्स को रेस कर सके फॉरेन करेंसी में और उसे लिस्ट कर सके और ट्रेड कर सकते हैं एक फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में ग्लोबल लेवल पर। याद रखना यहाँ पे हम फंड्स को रेस करते हैं ग्लोबल लेवल पर। गेटिंग माय पॉइंट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स भी एक काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी के जरिए इशू किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए में इशू किया जाता है, इसलिए इसे हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, जीडीआर ग्लोबल लेवल पर इशू किया जाता है, रेस किया जाता है फंड्स को इशू लेने के लिए, और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट सिर्फ और सिर्फ यूएसए के अंदर किया जाता है। वैसे ही सेम इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होता है बेटा, एक ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक कंपनी के जरिए क्रिएट किया जाता है इंडियन मार्केट के अंदर ताकि हम क्या कर सके, इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी को निकाल सके। What do you mean by this term, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। डिबेंचर्स क्या होता है, डिबेंचर बेटा एक तरीके का डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी के कॉमन सील के अंडर में इशू किया जाता है। एक्नॉलेज होता है इसमें कि आपने डेप्ट लिया है होल्डर से गिवन टर्म्स एंड कंडीशंस। डिबेंचर जाहिर सी बात है, आपने जो लोन लिया है उस लोन के बदले में जो सर्टिफिकेट और जो बॉन्ड आपने साइन किया है उस डॉक्यूमेंट और उस सर्टिफिकेट को हम किस नाम से जानते हैं बेटा, डिबेंचर के नाम से जानते हैं। आई होप आपको एक चीज समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है बेटा तो आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। अभी मेरी एक और नेक्स्ट क्लास है, इसलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।